हेलो पंकज भाई। जी सर। कैसे डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? वो 40 मिनट हो जाता है ना। अच्छा अच्छा। ठीक। 40 मिनट पे डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक सेकंड सभी को जोड़ लें। ठीक है। सर आपके टाइम में ये 40 मिनट क्यों होता है, बाकी के किसी में नहीं होता? नहीं नहीं, सबके होता है। अच्छा। कोई बात नहीं, होने दीजिए। एक सेकंड बस ज्वाइन कर लें, बस शुरू करते हैं क्लास कंटिन्यू। तो ठीक है, हम ज्वाइन शुरू करते हैं ना। कि हम देखें कि हमने अभी देखा सिविल वार, हम देख चुके हैं। सिविल वार के साथ जो एग्रीकेरियन वार है, कृषक विद्रोह, हम विद्रोह देख चुके हैं। हमारा विद्रोह में एक जनजातीय विद्रोह रह गया था, और 1857 का विद्रोह। तो आज हम लोग 1800 वार ऑफ 1857 देखेंगे। देखिए क्या हुआ कि विद्रोह ऐसा नहीं है, जो 1857 का युद्ध है, विद्रोह है, यह ऐसा नहीं है कि यह तुरंत फूट पड़ा था। बल्कि इससे पहले भी कई सारे छोटे स्तर पे विद्रोह होते रहे हैं, जिनमें आप देखते हैं कि बेलोर युद्ध, वेलोर विद्रोह कब का हुआ है पंकज? 1906 का। 1906 की 1806? सॉरी, 1806 का सर। 1806। तो आप देखेंगे कि 1806 में विद्रोह हो चुके हैं। और संथाल विद्रोह कब का है पंकज? ऐसा संथाल विद्रोह संतल ये भी सर 1800 इधर 55 55 या 60 के बीच में है, शायद 55 या 60 के बीच में। 50 के हाँ, आसपास है। 55-56 के बीच में है। तो देखिए कि विद्रोह इससे पहले होते रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि 1857 में तो बस इसका क्लाइमेक्स है। तो अब हम देखते हैं कि 1857 का ऐसे क्या क्या रीजन रहे हैं कि जो एक व्यापक स्तर पे या वार हो, वार हुआ। तो इसमें देखिए कई सारे इसके कारण रहे हैं। तो इसके हम कारण को हम डिवीजन कर लेते हैं। एक होता है कि राजनैतिक पॉलिटिकल कारण, एक है कि एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक, एक है कि सोशल और रिलीजन रीजन, और जो अगला कारण होता है वो होता है कि सैनिक कारण। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे राजनीतिक में। आपको याद हो कि जो वेलेस्ली का सहायक संधि था, सहायक संधि में क्या हुआ कि पहला सहायक संधि में पहला कौन किसके ऊपर लागू किया गया था? 17। सहायक संधि, हैदराबाद। सब्सिडरी अलायंस। हैदराबाद हैदराबाद। हाँ सब्सिडी। हाँ, सब्सिडरी हाँ, अलाउंस। हैदराबाद में। तो सब्सिडरी अलायंस के साथ क्या हुआ कि इन्होंने जिस पे लागू कर दिया, चाहे हैदराबाद का हो या मसूरू का हो या जोधपुर जयपुर, मराठा, सिंधिया, अवध, सॉरी एक सेकेंड, तो हमने देखा कि सब्सिडी अलायंस जब लागू किया गया था, तो जिस राज्य पे भी लागू कर दिया जाता था, तो उसमें क्या होता था कि उसका जो है विदेशी विदेशी संबंध कंपनी के हाथ में हो जाता था। और कंपनी डिसाइड करती थी कि किस राज्य से आप बात करोगे और किससे युद्ध लड़ोगे। और कंपनी का एक सेना हुआ करता था। उस उसके जो भी राजवाड़े थे या रियासतें होती थी, उनके केंद्र या कैपिटल में रख दी जाती थी, और उसका खर्च खुद देसी राज्य से ही लिया जाता था। तो जो सैनिक होती थी, यह रखा गया था कि यह उस
जो भी रियासतें हैं उनके सहायता के लिए, लेकिन यह कंपनी के साथ देते थे। और जो एक रेजिडेंसी रख दिया जाता था, रेजिडेंसी क्या करता था कि यह बात हुआ था कि यह उनके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन रेजिडेंसी हस्तक्षेप करने लगता है। तो इससे एक जो भी देशी रियासतें थे उनमें एक रोष होता था कि उन्हें लगा कि यह एक एकदम मृत या मृत प्राय हो चुके हैं। एक जो अगला सिद्धांत है इनका है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में इन्होंने क्या किया कि जिनके पास भी गोद, जिनके पास खुद का औरस पुत्र नहीं होते थे, तो उसका क्षेत्र इन्होंने इसमें, डलहौजी ने इसमें 3 पार्ट बनाया था। डॉक्टर साहब डलहौजी ने 3 जो पार्ट जो उन्होंने बताया था कि किसको हम जो जितने भी रियासतें हैं 3 पार्ट, कौन से नाम था उनका तीनों? जी सर। इन्होंने क्लासिफिकेशन इन्होंने 3 पार्ट में किया था। इन्होंने पहला ये कहा कि एक ऐसे रियासतें जो न मराठा और मुगल के कभी भी अधीन नहीं रही हैं और न उनको टैक्स दिए हैं। एक एक वर्ग क्लास इन्होंने ये बनाया कि ऐसा जो कभी पहले मराठा और मुगलों के अधीन तो थी, अब कंपनी के अधीन आ गई हैं। एक जो इन्होंने तीसरा क्लासिफिकेशन किया था, उन्होंने यह किया कि इसकी स्थापना ही कंपनी की है। तो इन्होंने कहा कि जो तीसरा है जिसकी स्थापना खुद कंपनी की है, इसको तो कोई भी राइट नहीं है कि यह गोद ले। इसको तो इन्होंने डायरेक्ट एक्विजिशन एनेक्स कर लिया। लेकिन जो क्लास बी का था, क्लास बी की जो पहले मुगलों मराठे का अधीन थे अब कंपनी का अधीन है, इनमें यह हुआ कि अगर ऐसे जिनके पास लीगल राइट, जिनके पास लीगल चाइल्ड नहीं है, वह अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जो एडॉप्शन होगा वह दत्तक पुत्र को अधिकार सिर्फ जो राजा का जो निजी प्रॉपर्टी है उसी में होगा, उसके साम्राज्य में नहीं। और अगर जिनके पास दत्तक पुत्र भी, मतलब इनके पास खुद का पुत्र नहीं है, तो उसको जो साम्राज्य था, उनके रियासतें होती थी, उनको कंपनी मिला लेती थी। इन्होंने कहा कि हम पहले वाले में हमारा कोई भी राइट नहीं है, तो उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ, अब बताइए कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसके तहत सबसे पहले कौन एनेक्स हुआ था? देखिए पंकज। सतारा। हाँ, सतारा सर, सतारा। देखिए सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन लोगों का क्या हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत या बेपका सिद्धांत के तहत मिला लिया गया। तो जब अब इनके जो राजा हुआ करते थे वह कंपनी से विरोध हो गया। अब ये चाहते, यह अवसर के तलाश में थे कि कोई भी ऐसा अवसर आए जिससे हम कंपनी से विद्रोह कर सकें। इसी के तहत क्या हुआ कि तंजौर और कर्नाटक, तंजौर और कर्नाटक के जो रियासतें थे उनकी इन्होंने उपाधियां ही छीन ली। और मुगल जो हुआ करते थे, मुगल क्या है कि मुगल पूरे भारत के सम्राट हुआ करते थे। तो यह हुआ कि इन्होंने मुगलों के जो शहजादे होते थे उनके उन्होंने राजकीय हिस्सा छीन लिया। और आपको याद हो कि जब 1857 का युद्ध हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, तो क्या हुआ कि जो जफर थे इनको रंगून भेज दिया जाता है। तो इससे जो मुगल के जो जनता थी, इनमें एक विद्रोह हुआ कि यह कैसे हो गया कि मुगल सम्राट को ही इन्होंने बाहर कर दिया। अब हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने क्या किया कि क्या होता था कि जो मुगल साम्राज्य थे, मुगल साम्राज्य में जो भी बहुत सारे प्रांत होते थे, प्रांत में जो भी गवर्नर होते थे, सूबेदार होते थे, यह सब बड़े बड़े जातियों से होते थे। लेकिन जब कंपनी ने पूरा क्षेत्र को एनेक्स कर लिया, तो जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट थे यह उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों को दिया था। जिसे याद हो कि कॉर्नवालिस ने कहा था कि भारतीय योग्य हैं ही नहीं कि इन्हें ऊंची पोस्ट दिया जाए। यह भारतीयों को धूर्त, बेईमान मानता था। तो सिर्फ जो सबसे ऊंचा पोस्ट होता था भारतीयों के लिए वह होता था सूबेदार रैंक का। तो इससे भी जो
पहले ऊंची जातियां जो मुगलों के अधीन रहती थी या देसी रियासतें में ऊंचे ऊंचे पद पे रहा करती थी, उससे इनको बाहर कर दिया गया। तो इनमें भी एक रोज था। और इनका इकोनॉमी पॉलिसी, आप जब आपने देखा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था या महलवाड़ी व्यवस्था या फिर आप इस्तेमारी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था, इनमें क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलने की प्रयास किया गया। इससे क्या हुआ कि जो किसानों पे हैं, किसानों पे इनका बोझ बढ़ा और किसान की दुर्दशा, और बार बार भारत में अकाल भी पड़े। ऐसा नहीं है कि अकाल भारत में पड़ते नहीं थे, पहले भी अकाल पड़ा करते थे, लेकिन अंग्रेजों के ये जो औपनिवेशिक नीतियां हैं, इनकी वजह से इनके काल में अकाल ज्यादा आते हैं। आप देखेंगे कि टोटल जो सबसे बड़े अकाल हैं वह 24 आते हैं। सबसे आप देखेंगे 1943 का जो लास्ट वाला अकाल होता है वह सबसे बड़ा अकाल था, जिसमें कई लगभग 50 लाख के आसपास लोग मर जाते हैं। तो अकाल से भी लोग पीड़ित हैं। अब हम देखते हैं कि सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण में क्या हुआ कि यह हमारे यहाँ सती प्रथा, सती प्रथा में यह होता था कि पुरुष अगर मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसके लाश के साथ जला दिया जाता था। तो कंपनी, राजा राममोहन रॉय के, राजा मोहन राय ने, इन्होंने कंपनी से कहा था कि आप कोई ऐसा लॉ लाइए। तो इन्होंने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो इससे जो हिंदू धर्म में है, इन्हें लगा कि यह हिंदू धर्म में तो एक हस्तक्षेप है, यह ईसाईकरण किया जा रहा है। और जो क्या है कि हम लोग बहुदेवाद थे, बहुत बहुत ज्यादा हम लोग मूर्ति पूजा भी करते थे, जहां जिसे आज बताया जाता है कि 33 करोड़ देवता। तो इनका जो अंग्रेज होते थे, इनका मजाक उड़ाते थे और भला बुरा भी कहते थे। इन्हें तो सुअर या निगर की इन भारतीयों को संज्ञा देते थे। और आपको याद हो कि जो मुंडा एक जाति है, मुंडा पे जो नर बलि या ह्यूमन सेक्रीफाइस, हाँ, नर बलि प्रथा कब बंद कर दिया गया था, कोई बताए? पंकज? फिर छप्पन में करा था क्या? नहीं नहीं, और कोई? नर बलि प्रथा, जो ह्यूमन, उसे क्या कहते हैं यार, हाँ, सेक्रीफाइस। 39 के आसपास किया था क्या सर? नहीं नहीं, 48, 1848 में, हाँ 1848, उस समय काल था लॉर्ड हार्डिंग का। लॉर्ड हार्डिंग के समय इन्होंने नर बलि प्रथा पे प्रतिबंध कर दिया। मुंडों में क्या होता था कि जो मुंडा होते थे, यह इनकी एक उत्सव, इनका एक त्योहार होता था, उस पे मनुष्यों की बलि दी जाती थी। तो इससे जनजातियों में भी विद्रोह हो गया कि बताइए कि यह हमारे हस्तक्षेप कर रहे हैं। और एक विद्रोह कारण यह था कि ये खुद कट्टी प्रथा थी। खुद कट्टी प्रथा यह थी कि जिसे जनजाति होते हैं, इनका जो भी जमीन होता है वह सामुदायिक होता है, वह कम्युनिटी होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जब भूमि का विस्तार किया, तो इससे क्या हुआ कि जो उन्हें जंगल थे, जंगल को अपने कंपनी के अधीन कर लिया। साथ ही इन्होंने वन कानून लागू किया। तो वन कानून लागू करने से यह हुआ कि अब वन में चारा, जैसे जो जनजाति हुआ करती थी, यह वन से चारा, लकड़ी, शहद और मतलब फल, यह सब निकाला करते थे। लेकिन वन कानून जो आप देखेंगे कि हाँ, वन कानून बनने से अब यह नहीं कर पा रहे थे। और एक साथ यह हुआ कि कमर्शलाइजेशन, फसलों का कमर्शियल या व्यवसायीकरण किया गया। व्यवसायीकरण में यह हुआ कि जो भी फसल थे, फसल खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा इन्होंने नकदी फसल जैसे कपास, कहवा, गन्ना, चाय, इन पे ज्यादा नील, इस पे ज्यादा बल देते थे। तो नील की खेती करने के लिए, चाय की खेती करने के लिए क्या होता था कि जो जनजाति होते थे, इन्हें नील बागान या चाय बागान के जो मालिक होते थे, यह इन्हें पकड़ लाते थे और बंधुआ मजदूरों की तरह रहते थे। तो इससे ही काफी ज्यादा एक रोष व्याप्त थी पूरे भारत में। एक आप देखते हैं सैनिक, सैनिक में क्या हुआ कि एक 1854 का एक एक्ट था। 1854 के एक्ट में यह हुआ, सुधार किया गया
कि अब कंपनी आदेश देगी कि किसको कहाँ सर्विस या युद्ध पे जाना है तो उसको जाना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था कि कंपनी इस बात को ध्यान रखती थी कि अगर हिंदू है तो वह समुद्र पार ना करें, क्योंकि हिंदुओं में या समुद्र पार करना एक पाप माना गया है या धर्म के विरुद्ध होता था। लेकिन 1854 में जब यह कर दिया गया तो इससे क्या हुआ कि जो लोग समुद्र पार लड़ाई करने गए थे, भारत से बाहर लड़ने गए, जब वो भारत में आए तो उनको इन्होंने, जो समुदाय के लोग थे, जो भारतीय जो पुरोहित समाज था, स्वीकार नहीं किया। इसमें सैनिकों में यह रोष हुआ कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिए। और साथ ही हाँ, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 का है, जिसमें यह बातें कहा गया कि कंपनी जब चाहेगी आवश्यकता पड़ने पर कहीं भी उन्हें कार्य करने के लिए भेज सकती है। और साथ ही वेतन वेतन अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीयों को वेतन कम दिया जाता था। इसके अतिरिक्त यह हुआ कि भारतीयों का जो सबसे ऊपरी जो पोस्ट होता था वह सूबेदार रैंक का। तो इसका जो तत्कालिक कारण यह रहा, तत्कालिक कारण में यह बताया गया कि जो एनफील्ड राइफल हुआ करते थे, इनमें कारतूस में चर्बी का उपयोग, सुअर और गाय। सुअर, हाँ डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो कारतूस में लगा था सुअर और गाय का मांस या गाय का चर्बी, तो इससे कौन से धर्म प्रभावित हो रहे थे? जो हिंदू मुस्लिम दोनों ही हो रहे थे। करेक्ट। देखिए क्या है कि इस्लाम में सुअर को वर्जित माना गया है और हिंदू में गाय माता होती है, तो उनका चर्बी यूज करना उसे धर्म के खिलाफ है। तो इससे हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों को लगा कि यह जो ईसाई हैं या जो अंग्रेज हैं, यह तो हमारा धर्म धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वहां से मंगल पांडे से शुरुआत होती है, मेरठ से एक पहला दल जाता है। यह नवाब के पास जो मुगल बादशाह जफर थे, या नई दिल्ली में भी इन्होंने क्या किया कि 10 मई को विद्रोह शुरू हो जाता है। इसको जो याद करने वाले हैं कि कौन सा स्थान में कौन से नेतृत्व करता थे, जैसे दिल्ली दिल्ली में जनरल बख्त खां और नाना साहेब तो कानपुर के थे ना, कहाँ के थे पंकज भाई? कानपुर सर, कानपुर। लखनऊ से कौन थे? लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत। और बरेली से खान बहादुर, खान बहादुर। संबलपुर से सुरेंद्र साई और इलाहाबाद से लियाकत अली। तो हमें आप देख लीजिएगा कि विद्रोह कहाँ से हुआ। देखिए पीसीएस में तो पूछता है कि जो कौन से अंग्रेज भी थे और कहाँ ज्यादा मारे गए। तो जब पीसीएस एग्जाम हो तो उस बात को भी ध्यान रखना है कि स्थान के साथ कौन से अंग्रेज जो कंपनी के कमांडर थे कौन से थे और वहाँ कहाँ मारे गए। तो यह 1857 का विद्रोह हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम अगला देखते हैं। सर संबलपुर से कौन था, एक बार बता देना फिर से। सुरेंद्र साई। सुरेंद्र साई। हम्म हम्म। अब देखिए हमारा 1857 का युद्ध भी हो गया, शिक्षा का हम 1900 तक पहुंच गए हैं। 19 के बाद हम 1917 का सेटलर, हार्टोग, सर्जेंट, हम वहां तक जाएंगे शिक्षा वाले में। और बाकी यहाँ 1900 में अब हमारा जो रह जाता है, अब हम स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत करते हैं। तो कांग्रेस कांग्रेस गठन कब हुआ था डॉक्टर साहब? 85 में सर। हाँ जी, 1885 में जो कांग्रेस गठन हुआ था, तो यह होता है कि क्या कांग्रेस के गठन तत्काल हुआ था या इससे पहले? तो हम देखते हैं कि कांग्रेस जब गठन हुआ था, इससे पहले ही काफी संस्थाएं भारत में बन चुके थे। तो उन हम संस्थाएं पूछता है कि कौन सी संस्था कब बनी थी और इसके बनाने वाले कौन था। क्वेश्चन ये डायरेक्ट ही आता है, इसलिए हमें इसको रटने की जरूरत है।
क्या हुआ कि सबसे शुरुआत अगर देखा जाए तो शुरुआत राजा राम मोहन राय से होती है, लेकिन चूंकि राजा राम मोहन राय के साहब के 1833 में मृत्यु हो जाती है, तो यह अवसर जो उनके उनके दल के उनके जो छोटे या अनुसरण करता थे उनको अवसर मिला। तो जो पहला बनता है 1836 में बंगभंग भाषा प्रकाशक सभा, और 38 में लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। इनका काम यह होता था, अगर देखिए कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी है यह भारत का पहला राजनीतिक सभा है कि कोई हमने पॉलिटिकल जो असेंबली बनाई है। इनका काम यह होता था कि अभी याद कि जो भी प्रयास होने चाहिए, अब क्या है कि एक संगठन के माध्यम से यहाँ प्रयास करेंगे पॉलिटिकल कि हम कैसे चलेंगे, कैसे हमें स्वतंत्रता या संघर्ष कैसे शुरुआत करनी है। और यह इन्होंने क्या किया कि ये भारत का यह पहला पॉलिटिकल असेंबली है, तो इसमें पहली बार संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग अपनाया गया। अगला हम देखते हैं कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में बना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि यह भारतीयों में राष्ट्रवाद जगाना चाहते थे और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसमें इनका एक मुख्य काम यह भी था कि जो भी ब्रिटिश लॉ से या ब्रिटिश पॉलिसी से जितने भी भारत के लोग प्रभावित हुए थे, उनके दुखों का एनालिसिस करना था, फिर उसको उन्होंने समाधान करना था कि कैसे इसका समाधान हो। तो अगला है कि 1851 में 1833 का लैंड होल्डर सोसाइटी और 1843 का बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को मर्ज करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना दिया गया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का क्या उद्देश्य था? यह चाहते थे कि जो विधायिका है, विधायिका में यह हो कि इसका विस्तार किया जाए और अब विधायिका केवल विधायिका का काम सेपरेट रूप से विधायिका करें। और यह इन्होंने रिकमेंड, इनकी जो मांग थी कि जितने भी हायर पोस्ट हैं, हायर पोस्ट का क्या है कि जो सैलरी है उसको कम किया जाए और नमक कर, आबकारी और डाक शुल्क जो है यह समाप्त कर दिया जाए। आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, इस एक सेकंड, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का है प्रभाव आपके 1853 का जो एक्ट है, चार्टर एक्ट, उस पर दिखाई जाता है कि अतिरिक्त 6 सदस्यों को जोड़ा गया। पहले क्या था कि याद हो आपको कि 1784 में जो पिट्स एक्ट है उसमें यह हुआ था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल प्लस इनके 4 सदस्य होते थे, इनके मिल से काउंसिल बनती थी। तो 84 वाले में क्या हुआ कि एक सदस्य को घटा दिया गया था, लेकिन 1833 का जो एक्ट आया उसमें एक नया अधिकारी जो विधि अधिकारी था लॉर्ड मैकाले, उसको इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन 1853 में क्या हुआ कि जो मैकाले था इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट मान लिया गया, तो 4 यह हो गया और एक 6 अधिकारी अतिरिक्त जोड़े गए हैं, तो 10 मिलके और एक गवर्नर जनरल, टोटल 11 सदस्य होते थे जो विधायिका बनाते थे। इसी का प्रभाव था, इसी जो उन्होंने मांग था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का, इन्हीं का 1853 एक्ट पे दिखाई पड़ता है। अगला याद है कि जो भारत में बना 1875 में शिशिर कुमार घोष का इंडियन लीग बना। इंडियन लीग का उद्देश्य यह था कि यह भारत में राष्ट्रवाद स्थापना करना चाहता था, और जो भारतीय शिक्षित भारतीय, याद हो कि आपको कि जो 1857 के जो युद्ध है, विद्रोह है, उसमें शिक्षित मध्य वर्ग नहीं लड़ा था, पार्टिसिपेशन नहीं किया था, लेकिन अब उनमें पॉलिटिकल एजुकेशन देने के लिए यह इंडियन लीग काम करता था। अगला आप देखेंगे कि एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने जो अभी 1875 का इंडियन लीग है इसी को कन्वर्ट कर दिया इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। यह 1876 में बनाया गया। इनका काम यह था कि जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, यह क्या है कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी
यह जमींदारों की बात करती थी, जमींदारों के हित कैसे सुरक्षित रहे उसके लिए बनाई गई थी। मेन पर्पज लैंड होल्डर सोसाइटी का यह था, जमींदारों के हितों की सुरक्षा। तो यह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का कहते थे, यह इनका मतलब आलोचना करते थे, कहते थे यह संकीर्ण इनकी मांगे संकीर्ण है, संकीर्ण सोच के हैं, और जमींदार समर्थक जितने भी इनके नीतियां हैं सबके विरुद्ध हुआ करते थे। इन्होंने जो इंडियन एसोसिएशन है, इन्होंने क्या किया कि जो अभी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, जमींदारी यानी उच्च वर्गों का यह दल था। तो जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की, यह चाहते हैं कि उच्च वर्ग से ही भारत की आजादी नहीं मिल सकती, इसमें आम जन जो निचले वर्ग के हैं लोग, इनको भी इसमें शामिल करने की जरूरत है। तो ताकि ये जनाधार जो लोग हैं उनका बेस व्यापक हो सके, और एक साझी राजनीति यानी कि जो है कोऑपरेटिव पॉलिटी का भारतवासियों में एकता स्थापित हो सके। इन्होंने जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है, इन्होंने क्या किया कि, याद हो पंकज पंकज भाई आप ही बताइए कि लॉर्ड लिटन जो था, उन्होंने आईसीएस का एज कितना कर दिया था? सर 19 साल। हाँ, 23 साल से घटा के 19 साल कर दिया। तो इसका फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता था? इम्पैक्ट सर भारतीयों पे ज्यादा पड़ा था। किस रूप में? मतलब कि उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते थे पहले। हाँ, देखिए क्या है कि अभी तक जो आईसीएस का एग्जाम हुआ करता था वह भारत में नहीं होता था, वह लंदन में हुआ करता था आईसीएस का एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो पहले 23 साल हुआ करता था तो लोग विदेश जा पाते थे, लेकिन इन्होंने उम्र 19 साल कर दिया, तो अब विदेश जाना भारतीयों के लिए मुश्किल हो गया। तो इसलिए इसका आईएन ने, इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने विरोध किया, और इन्होंने कहा कि जो उम्र सीमा घटाई गई है उसका बढ़ा दिया जाए। और इन्होंने एक मांग और कही कि अब जो आईसीएस का एग्जाम है जो केवल लंदन में होता है, वह इंग्लैंड और भारत दोनों में है और एक साथ होनी चाहिए। उसके साथ कि जो भी हायर पोस्ट है, अभी कार्नवालिस ज्यादा जो मान लिया गया था कि भारतीय योग्य नहीं है, और जिसे 1833 में विलियम बेंटिंग के समय इसमें सुधार किया गया था कि किसी भी पोस्ट पे, चाहे भारतीय हो या यह, उनको जाति, धर्म, रंग, नस्ल के आधार पे विभेद नहीं किया जाएगा, डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा, लेकिन वह वास्तविक रूप से लागू नहीं था। तो अब आईएनए ने ये मांग किया कि जो भी हायर पोस्ट है इसमें भी भारतीयों को जगह मिले। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 78। 78। इसका भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ कि, अच्छा हाँ, जो प्रेस एक्ट का मुक्तिदाता किसे माना जाता है भारत में? प्रेस का मुक्तिदाता है, मेटकॉफ। हाँ, मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को, मेटकॉफे। हाँ, जो वर्नाकुलर है उसका उन्हें माना जाता है कि वह मुक्तिदाता है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे 1857 का विद्रोह होता है तो इस पे कई सारे लेख भारतीयों द्वारा लिखा जाता है। तो इससे क्या हुआ कि जितने यहाँ कंपनी थे, इनका जो भी इनके नरसंहार हुआ करते थे इसके, या भारतीयों के साथ इनके जो भी विभेद किए जाते थे, इसकी सूचना लंदन चली जाती थी। तो अभी चाहते थे कि जल्द से जल्द इनको रोका जाए। तो 1878 में, और उसी समय क्या हुआ कि 76 और 78 के बीच में भारत में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। और याद हो कि उसी समय महारानी यहाँ आई थी, दिल्ली भारत दरबार। दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार में इसी में इन्होंने एक दिल्ली की एक कलकत्ता की पत्रिका है, उन्होंने कहा कि हाँ, नीरो रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। इन्होंने तंज कसा। नीरो पत्रिका थी। कौन था ये? नीरो वहां के रोम के जो एक राजा हुआ करते थे। तो उन्हें क्या हुआ कि रोम जल रहा था, उसमें विद्रोह हो रहा था, और राजा को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वो लोग पार्टी किया करते थे रात में।
तो ऐसे ही यहाँ दिल्ली दरबार लगा है और भारतीय लोग मर रहे हैं। तो इन पे प्रेस एक्ट था, उन्होंने लगाया था, इसका भी इन्होंने विद्रोह किया। और एक आर्म्स एक्ट का भी आईएनए ने विद्रोह किया इसलिए। तो आज बदनाम। तो क्या हुआ कि इसका सुनैना बनर्जी की जो भी ये थे उन्होंने विद्रोह किया। और क्या हुआ कि इसकी जो शाखाएं हैं, अभी शाखाएं बंगाल में थी, अब इसको बंगाल से बाहर खोला गया। इन्होंने यहाँ कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ भी जो सुनीता बनर्जी हैं इन्होंने यात्रा किया था। इसके बाद अगला आता है कि वह बंगाल था। अभी तक हम लोग जितना पढ़ा, जो एसोसिएशन है, यह सभी बंगाल की थी। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगला प्रेसिडेंसी में कौन से वहां कांग्रेस से पहले संस्थाएं बनती हैं। तो देखेंगे बम्बई। बॉम्बे में क्या हुआ कि बॉम्बे में जो पहला बॉम्बे एसोसिएशन यह 26 अगस्त 1852 में बनता है। यह क्या करता है, जो कलकत्ता का जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, इसी के आधार पे बॉम्बे में बॉम्बे एसोसिएशन बनता है। यह भी सरकारी जो नियमों हैं उनको यह कहता है कि आपका जो नियम नहीं सही है, उनपे यह कंपनी को सुझाव देता था और यह कोशिश करता था कि बुराइयों, जो भी बुराई है वह दूर हो सके। इसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया। एक 1867 में पुणे सार्वजनिक सभा या एमजी रानाडे ने पुणे सार्वजनिक सभा खोला। इनका काम यह था कि यह जनता और सरकार के मध्य एक ब्रिज का काम किया करते थे कि जनता की जो भी मान लीजिए कि अंग्रेजों ने पॉलिसी बनाया, वह जनता के में कैसे लागू है कैसे नहीं, यह देखा करते थे। और जनता की जो भी मांग होती, डिमांड होती थी, वह कंपनी को बताया करते थे। इसलिए इन्होंने एक ब्रिज का काम किया। उसी के बाद मुंबई में एक अगला जो इंस्टीट्यूशन बनता है वह है 1885 का बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। यह बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग, यह नाम हमें इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप 85-84, क्योंकि कांग्रेस का गठन 85 में हुआ है, 85 का समय का यह भी है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो हमें क्रोनोलॉजी में ध्यान रखना पड़ेगा इसका। इसी के तहत हम देखते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या हुआ कि यह भी जो कलकत्ता के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, उसी के तर्ज पे मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन खोला गया। और उसके बाद मद्रास महाजन सभा 1884 में, जिसमें वीर राघवाचार्य, बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू। इसमें एक मैं नाम पूछना चाहूंगा कि जो वीर राघवाचार्य हैं, कि यह कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं? पंकज भाई। सर शायद शायद रहे हैं, ध्यान नहीं है मुझे। ध्यान नहीं है? तो आप देखेंगे कि जो 1920 का सेशन होता है नागपुर वाला, उसमें शायद वीर राघवाचार्य ही रहे हैं। तो यह मैं है कि यह जितने भी है यह क्रोनोलॉजी में काम देगा कि मद्रास महाजन सभा। अब देखिए कि 1884 का मद्रास महाजन सभा है और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और 1885 में ही कांग्रेस। लेकिन जो कांग्रेस का गठन है वह दिसंबर में होता है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पहले। यहाँ पे अब आप देखते हैं कि अब हम यह जितने भी महत्वपूर्ण थे कि कांग्रेस से पहले जो भी इंस्टीट्यूशन हमने देख लिया। अब हम आते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस हम देखते हैं कि 1885 में कांग्रेस का पहले पूना में होने वाला था इसका सम्मेलन। इससे पहले जो भी भारत में, जो बंगाल में और मद्रास में यह था, संस्थाएं बनी थी, यह 83 तक आते आते यह चाह रहे थे कि कोई ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें सभी एक साथ आए और जब एक साथ मुकाबला करेंगे तो अपनी बात अंग्रेजों से मनवा लेंगे। तो इसी समय यह देखा जाता है कि 1885 में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। पहले पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग आ जाता है, तो यह हो जाता है कि चलिए ठीक है, यहाँ
बॉम्बे में कर लेते हैं गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इनमें 72 सदस्य होते हैं, जिसमें सभी डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट ही लोग होते हैं। और प्रथम इसका अध्यक्ष बीसी डब्ल्यू सी बनर्जी बनते हैं। इसमें हमने ये देखा, लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहा यह कि 1890 में पहली बार कोई महिला जो कांग्रेस है उसको संबोधन किया था। उनका नाम कादम्बिनी गांगुली नाम था। जो कांग्रेस है, कांग्रेस को कई चरण में बांट के देखा जाता है। कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो कांग्रेस के लीडर उनकी नीतियां अपनाते रहे हैं, उन्हीं के बेस पे इनको अलग अलग बांट दिया गया है कि 1885 से लेकर 1905 तक मॉडरेट, और 1905 से लेके 1915 तक या गांधी तक यह थे एक्सट्रीमिस्ट या उग्रवादी। और जो प्रथम चरण है, इनको हम लोग उदारवादी कहते थे। उदारवादी में देखते हैं कि कुछ लीडर हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, डब्ल्यू सी बनर्जी, एस एन बनर्जी, रास बिहारी बोस, ये रास बिहारी घोष है, सॉरी, आरसी दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आरपी नायडू, आनंद चार्लू, मदन मोहन मालवीय। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले यह बताएं कि जो ये उदारवादी हैं, इनकी कुछ इनकी कुछ मान्यताएं थी। यह मानते थे कि जो कंपनी है, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज सही हैं, अंग्रेज की नीतियां सही हैं, लेकिन जो भारत में जो अंग्रेजी लीडर हैं या आईएससी जो भी यहाँ पे सिविल सर्वेंट हैं, यही सही नहीं है। यह नीतियों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं, और इस बात की लंदन में जो बैठे हैं उनको जानकारी है नहीं। तो ये चाहते थे कि क्यों ना हम यहाँ की बातें हम डायरेक्ट उनको बताएंगे, तब वो हमारे लिए कुछ सुधार करने थे। जो उदारवादी हैं कभी नहीं चाहते थे कि कंपनी को हम यहाँ से हटा दें, कंपनी से एक कंपनी, सॉरी, यहाँ हम जो अंग्रेज हैं, लंदन है, इससे अलग अपने आप को नहीं सोचते थे। यह सोचते थे कि हम यह अच्छे लोग हैं, और इनकी जो लॉ है, इनका जो जस्टिस है, वह काफी अच्छा मानते थे, और वो चाहते थे कि इन्हीं की जस्टिस जो है यहाँ लागू हो। जैसे याद हो कि नौरोजी साहब की पुस्तक का नाम क्या है, पंकज? वो अनब्रिटिश रूल वाली, क्या ड्रेन ऑफ हाँ वेल्थ वाली? हाँ हाँ, क्या नाम है पूरा बताइए। क्या था? वेल्थ The और poverty नेशन। of unbritish rule in India. हाँ, कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। देखिए उसका नाम है कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये लिखने वाले नौरोजी साहब हैं, और नौरोजी साहब एक उदारवादी दल हैं। यह बताते हैं उसमें कि जो क्या है कि आपको याद हो कि यह 1892 में संसद के सदस्य बन चुके हैं। लंदन में जो पार्लियामेंट है उसका मेंबर ही बन चुके होते हैं एक बार। तो यह घूम के आते हैं, वहां देखते हैं कि वहां पे कानून व्यवस्थाएं क्या है, वहां पे जो जस्टिस है उसके क्या है, वहां पे डेमोक्रेसी क्या है, वो सब कुछ देख के आते हैं। और जो भारत में कहते हैं कि यह भारत में तो लागू है ही नहीं, वहां सब कुछ सही है, लेकिन भारत में जो लागू करता है, जो यहाँ के सिविल सेवक हैं, यह लोग दूसरे हिसाब से लागू कर दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर वह रूल जो लंदन में लागू है, क्योंकि हम लोग भी जो गुलाम, अब हम लोग गुलाम तो अंग्रेजों के थे, लेकिन हम लोग जो जनता है, अब हम लोग साम्राज्य जो वहां का क्राउन है उसके हम लोग जनता हो गए। तो यह कहते हैं कि जनता तो हम भी हैं, अंग्रेज भी अगर जो राजा है उनका जनता है, तो हम भी उनके पार्ट हैं। तो जो ला वहां लागू है वो लागू यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन यह संवैधानिक रूप से है, यह हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। यह चाहते थे कि हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे, हम उनसे निवेदन करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से दूत मंडल लंदन में भेजेंगे कि आप देखिए कि आपके यहाँ क्या कौन सा नियम लागू है, लेकिन हमारे यहाँ। और जो उदारवादी थे, उदारवादी कभी भी अंग्रेज की आलोचना इकोनॉमी पॉलिसी को छोड़ के कभी भी नहीं किए। यह तो कहा करते थे कि हम राजभक्त हैं। यह इसलिए मानते थे, ये इनका विश्वास ही था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है, न्याय है, उनकी जो
प्रशासनिक प्रणाली है वह सब अच्छा है। वह चाहते, यह उदारवादियों का मानना था कि यह हमारा सौभाग्य है कि अंग्रेज यहाँ आए, ऐसा इन्होंने पॉलिसी लागू किया। तो हम देखते हैं कि इन्होंने, जो उदारवादी है, इन्होंने